नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं जितेंद्र सविता जनपद रायबरेली में एक घटना प्रकाश में आई थी हमारे, उसी संदर्भ में आज हम उस पीड़ित से मिलने आए हैं। जनपद रायबरेली के ही निवासी हैं और जनपद रायबरेली में स्थान आज उनके कार्यालय पे आए हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं पीड़ित से और आखिरकार घटना के दिन से लेकर आज तक के दिन में क्या गतिविधि हुई, शासन प्रशासन से उनको कितना सहयोग मिला और क्या कार्रवाई हुई उनके मैटर पे। भैया कृपया अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है और मैं यही जनपद रायबरेली का और थाना मेरा गुरुबख्शगंज लगता है। मेरे साथ 7 फरवरी को जैसा कि हमारे साथी राम प्रकाश रहे और मैं लालगंज अपने मित्र से मिलने गया था। उसी दौरान कुछ समस्या हुई हमारे साथी राम प्रकाश को, तो हमने यह डिसाइड किया कि चलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में हम इनको दिखवा देते हैं। जो भी है, बाहर से दवा लेने का कोई मतलब नहीं है, वहीं दिखा देते हैं। तो वहाँ पे जाके इन्होंने पर्चा भी बनाया हमारे साथी ने और बना के जो है अपना लाइन में लगे, जो नियमता जो होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मैं इस समय क्या है कि मीडिया के क्षेत्र में जिस तरीके से मैं कार्य भी कर रहा हूँ और आए दिन बाहर की दवाएं तो लिखी ही जाती हैं, इसमें कोई द्वैराय नहीं है, संदेह नहीं है। इसके पहले मैंने दिखाया भी है बहुत सारी खबरें, लेकिन लालगंज के प्रकरण में क्या था कि हाँ, जब हमारे साथी लाइन में लगे रहे तो मैं बाहर कई सारे लोगों का, मरीजों का, जिनकी आंखों में आंसू भरे रहे और उनका मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। और बाहर बिल्कुल पब्लिक प्लेस था जहाँ पे कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए किसी भी प्रकार का, तो मैं वहाँ पे रहा और करीब 10 से 12 लोगों के मैंने बयान भी लिए। पर्चियाँ बहुत सारी बाहर की लिखी गई, लोगों ने बयान दिया बेकायदा कि हम बाहर की दवाएं जो है हम हर बार आते हैं 700, 800, 1200, कोई 1600, ऐसी दवाएं जो है हर बार लिखी जाती थी बाहर की। तो अच्छा, उसी दौरान जो है एक व्यक्ति रहे जो गौरव पांडे, जो वहाँ पे डॉक्टर रहे, उनकी ही सीट पे बैठा मुझे मिला। बाकी जब मैं गया उनसे मिलने तो गौरव पांडे की ही सीट पे रहा और वह व्यक्ति निकल के बाहर भी आया था। उसका भी मेरे पास साक्ष्य है, वीडियो भी है। आखिरकार क्या घटना घटी जिससे आप निरंतर, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कई सारी खबरें प्रकाशित हुई जिसमें आपके पक्ष को और डॉक्टरों के पक्ष को देखा, तो जहां तक मुझे लगा कि आप लोग वहां पे गए थे, आप तो कवरेज भी कर रहे थे, जो आपके साथी पत्रकार थे वो दवा लेने गए थे, जहां तक मुझे जो जानकारी मिली। तो कैसे क्या घटना घटी कि आपके साथ ऐसी घटना वारदात हो गई जो सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही है? उसमें हुआ क्या, देखिए कि एक पीड़ित रहा बाहर का, जो बाहर की पर्ची जो है लेके गया, बाहर से दवा लेके आया। तो उसने जो है जब देखा कि भैया सबकी आवाज उठा रहे हैं, तो उसने भी अपनी बात को रखा। बाहर की दवा लिखी गई थी, तो हमने कहा चलिए आज पूछते हैं कि आपकी मर्जी नहीं थी तब भी बाहर की दवा आखिरकार क्यों लिखी गई। सरकार का कोई शासनादेश ऐसा नहीं है। मेरी जो जानकारी में आया, तो मैं जो है डॉक्टर से नॉर्मली, क्योंकि बेकायदा मैंने आईडी कार्ड भी अपना लगाया, जो भी मेरा आईडी कार्ड था, और हमने अपना परिचय देते हुए हमने वीडियो में आए और मैं साधारण सा सिंपल सा बस उसी लाइन में गया। 4-5 लोगों की भीड़ थी, उसमें मैं गया तो सीट पर मैं देख रहा था कि वो लड़का जो शायद डॉक्टर नहीं था मौके पे, उसने बताया डॉक्टर जो है इमरजेंसी में है। मैं जैसे ही उससे पूछा कि ये जो बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं क्या ये सही है, बोला कि डॉक्टर इमरजेंसी में है। हमने कहा कोई नहीं, आ जाने दीजिए। तब तक पीछे से जैसे ही गौरव पांडे आए, हमारे साथी राम प्रकाश, जो मोबाइल लिए हुए थे, कैमरा चला रहे थे, उनको सीधा धक्का मुक्की करने लग गए। सीधी बात, उसके बेकायदा हमारे पास रिकॉर्ड भी है। उन्होंने धक्का मुक्की करने लग गए। हम जी, तो जो प्रकरण रहा, साथ साथ आपके पास साक्ष्य भी हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, उसके बावजूद भी उन साक्ष्यों को आप जब अपनी बात प्रशासन के तत्वाधान में रखने गए, तो प्रशासन से आपको कहां तक समर्थन मिला और क्या गतिविधि रही? मैं सच बताऊं, जो सच्चाई है, मैं कह रहा हूं, प्रशासन को देखकर मैं कहता हूं कि ऋषभ ढिल्लू नामक एक सिपाही, जो मौके पर जिसकी मैंने मदद मांगनी चाहिए, जिससे मैंने मदद मांगनी चाहिए, वो मौके पे आया, लेकिन उसके तेवर जो है उसी डॉक्टर के पक्ष में रहे, न्याय के पक्ष में नहीं रहे। वो हमें ही धमकाना शुरू कर दिया और हमें अधीक्षक के कमरे में, एक साथी हमारा राम प्रकाश पहले से बंद था, मारा पीटा और हमें भी अंदर ही लेके चला गया। जैसा कि हमें
मालूम है कि 7 फरवरी की ये जो घटना थी, आप महज 2 से 3 घंटे के बाद अपना प्रार्थना पत्र अपने अन्य साथियों के साथ लेकर पहुंचे लालगंज कोतवाली। तो वहां पे क्या गतिविधि हुई, वहां पे आपको कितना सपोर्ट मिला और आपकी कितनी बात सुनी गई? देखिए, सिर्फ आश्वासन देते रहे। अगर कोतवाली की मैं बात करूं, लालगंज में संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा संजय कुमार सिंह जी, कि ठीक है, पहले तो उन्होंने भेजा कि जाइए कैमरे को देखिए जाके। कैमरा देखने इनका सिपाही जाता है, वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता ये भी क्लियर नहीं। मैं रात के 10 बजे तक हमारा साथी कराह रहा था दर्द से, और बिल्कुल मान लीजिए जिस तरीके से मारा है कि करा रहा था, ब्लड भी था, हाथ में भी निकल रहा था। प्रथम दृष्टिता में तो पहले इलाज होना चाहिए था, तो क्या प्रशासन ने उस पर नहीं, उस पर जरा सा भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया आज तक। ना मेडिकल कराने की, जो आज मैं देख रहा हूं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है लेटर जारी किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि मेडिकल की कोई रिपोर्ट जो है संलिप्त नहीं थी प्रार्थना पत्र में। अब बताइए, जब व्यक्ति तहरीर देता है, थाने जाता है सबसे पहले, तो वो मेडिकल की जिम्मेदारी किसकी है? वो पीड़ित की जिम्मेदारी होगी या उस सिपाही की या पुलिस प्रशासन की? एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है। जैसा कि पीड़ित आप देख सकते हैं हमारे समक्ष है। पीड़ित ने घटना के लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही अपना प्रार्थना पत्र नजदीकी थाना जहां पे वारदात हुई वहां पे उन्होंने दिया, परंतु पीड़ित के बताए अनुसार पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों ऐसा ही है विजय जी? कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं बता रहा हूँ, लगातार मैंने करीब 8 से 10 बार मैंने सीओ अनिल सिंह जी को फोन किया, और जो कोतवाल रहे संजय सिंह जी, उनको भी कई बारी मैंने बात किया 2 से 3 दिन में अंतराल में। फिर 10 तारीख को कप्तान साहब को जो है वहां पर करीब 100 से 150 पत्रकार साथियों के साथ ज्ञापन दिया गया, लेकिन उसका रिजल्ट अब मौके पे राकेश सचान जी भी आए थे। जिस दिन आप रायबली ज्ञापन देने गए थे, लगभग उस दिन आपकी किन किन अधिकारियों से बात हुई और क्या आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन तो अच्छा मिला कि हम देखते हैं, और अधिकारियों से बात हुई? राकेश सचान जी रहे, और मौके पर कप्तान से पर्सनली जाके जो है मुलाकात की गई, और सभी पत्रकार साथियों के साथ में। और मौके से जिला अधिकारी भी मौके पे रही, मौके पे डीएम साहिबा जो हर्षिता माथुर जी हैं, वो भी मौके पे रही, उन्होंने भी संज्ञान में लिया, और राकेश सचान की मौजूदगी में उन्होंने भी बताया कि देख लीजिए, इस मामले को जो है, इसमें जो है जो भी न्याय होना चाहिए, पत्रकारों के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। जैसा कि मुझे अवगत है कि लगभग महीने भर से ऊपर का समय हो गया, लगभग 40 दिन से ऊपर का समय हो गया। फरवरी है आज, तकरीबन 44 से 45 दिन हो रहा है लगभग। न्याय के लिए मैंने कहाँ-कहाँ दर-दर ठोकरें नहीं खाई। कुल मिला के मैं हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आप कहाँ-कहाँ गए? देखिए, मैं सर्वप्रथम देखा जाए तो मैं पहले तो थाना जो लालगंज है, मैं थाना लालगंज गया। थाना लालगंज में के बाद कप्तान को दिया, फिर सीएमओ महोदय को जो है बेकायदा नोटरी करवा के रजिस्ट्री वो बेकायदा दिया गया पूरे एविडेंस के साथ, लेकिन उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर हम करीब 3 बारी जो है ब्रजेश पाठक के जो है वहाँ पे गए जहाँ जनता दरबार लगता है। एक दिन जो है संयोग से नहीं पता था, उस दिन मैं जो है वहाँ पे उनका नोट करा दिया वहाँ पे कार्यालय पे उनके, और फिर मैं 2 बारी गया, यानी 3 बार मैं जो है स्वास्थ्य मंत्री और सीएमओ, इस तरीके से मेरा जो है प्रयास चलता रहा। हाँ, देखिए लगभग पीड़ित ने वो हर चौखट तक जाने का प्रयास किया जहां से पीड़ित को लग रहा था कि मुझे न्याय मिल सकता था, लेकिन हालत यह है, आज की जो बात करें, पीड़ित बिल्कुल हताश है, लेकिन हौसला आज भी बुलंद है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं संविधान पर भरोसा है और वो प्रयासरत है न्याय पाने के लिए। आप जिम्मेदार शासन प्रशासन एवं सरकार से, देखिए, सब ढकोसला है। मैं कह दूं, सीधी बात है कि इतना ज्यादा बता रहा हूं, अंधा कानून है हमारे जिला रायबरेली जनपद का, तो मैं देख पा रहा हूं, दूर का नहीं देख पा रहा। सिर्फ मुखौटा पहन के लोग बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं, मैं जनता दरबार, हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, मंत्री हैं हमारे रायबरेली जनपद के, और हर रविवार वो जो है जनता की आवाज को सुनते हैं। बेकायदा उनका पोस्ट भी जो है सार्वजनिक होता है सोशल मीडिया पर। देखिए, मैं वहां पर भी गया, अपनी बात को वहां पे भी रखने का प्रयास किया। क्या आश्वासन मिला वहां? आश्वासन ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखवाता हूँ। अब दिखवाने का मतलब सोचिए, मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा और मैं न्याय की सिर्फ गुहार लगा रहा हूँ। एक बार सिर्फ नजर तो घुमाइए, आखिरकार की दोषी कौन है? देखिए, यह विजय प्रताप सिंह है जिनके साथ सीएससी लालगंज में घटना हुई थी, और इन्हीं के साथी
कैमरामैन थे राम प्रकाश जी, जिनके साथ भी घटना घटित हुई। और ये दोनों पत्रकार अपनी पीड़ा को जनपद के समस्त जिला अधिकारी महोदय से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बातों को बकायदा प्रार्थना पत्र के जरिए से रखे, व्यक्तिगत मुलाकात भी किए और जो जनता के सेवक हैं, जनपद के प्रतिनिधि भी से भी उनकी मुलाकात हुई। मुझे लगता है दर्जनों अधिकारियों से इन्होंने अपनी बात रखी, परंतु अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। ऐसे में पीड़ित आखिरकार क्यों न हताश हो, और वह सदैव समाज की ही बात किया है। वो व्यक्ति विशेष अपने किसी मकसद से वहां पे नहीं गया था, न कोई रंजिश थी। क्यों, इससे पहले क्या वहां पे कोई ऐसा लालगंज तकरीबन माना जाए तो मैं करीबन हो सकता है 6 माह पूर्व गया होऊंगा। तो ये समाज की ही पीड़ा आपने उठाने का प्रयास किया? हमने दृढ़ निश्चय ले लिया है। देखिए, हम संकल्प ले लिए हैं कि जितना मेरा जान है शरीर में, कोशिश है अब आगे की जितनी जीवन मेरा बचा हुआ है, मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा और इन भ्रष्टाचारियों की जो है मैं पर्दाफाश करता रहूंगा। हो सकता है इस तरीके से रिएक्शन जो आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था वो गलियां देखकर आप हताश हो जाएंगे कि वो लालगंज की गलियां किस प्रकार से, क्लिनिक किस प्रकार से, मेडिकल स्टोर सिर्फ वही जगह है जहां पर सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिर्फ वही जगह है। इसका क्या मैसेज जाता है सरकार? तो कहीं ना कहीं यह समाज तक मीडिया चैनल के एडिटर इन चीफ भी हैं, और क्या आप किसी प्रिंट मीडिया से भी जुड़े हैं? जी हाँ, राजनीतिक बुलेट हमारा अखबार भी है और मैं उससे भी जुड़ा हूँ, और यह हमारा समाज तक पोर्टल है। इस पे जो है मैं फोकस कर रहा हूँ कि मूलतः मान के फ्रीलांसर की तरीके से आप काम करते हैं अपने सेल्फ एडिटर इन चीफ होने के नाते। तो ये व्यक्तिगत समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज के लोगों से ही यह अपील भी कर रहे हैं कि इनका सहयोग करें। कृपया जनता से आपको क्या कहना है? देखिए, मैं जनता से ये कहना चाहूंगा कि देर ना करो, क्योंकि समय किसी का मोहताज नहीं होता। इंतजार, क्योंकि लगातार समय बीतता जा रहा है। आज हम कह रहे हैं, आज हम आगे आए हैं, साथ दो सच्चाई से, और नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि घटनाएं दिन का दिन बदतर होती जा रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? आखिरकार जो सच्चाई की आवाज को उठाता है वही मारा जा रहा है। कभी कभी ये भी आरोप लगते हैं मीडिया के लोगों पर कि मीडिया बिकाऊ है, वो सच दिखाती नहीं है। अपना काम है सच दिखाना, और लोगों को क्या लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो क्या कहते हैं। जैसे आज भी मैंने जो है एक अपना वीडियो जो है पब्लिक ऐप पे डाला था एक कूड़ा घर को लेके, तो वहां पे भी एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि आपको माल ना मिला होगा। तो ये व्यक्ति का मानसिकता है, उसका जैसी मानसिकता है वो वैसा प्रदर्शित करेगा, कमेंट करेगा, और हमारी क्या मानसिकता है हम अपने थ्रू जो है चीजें करते रहें। कौन क्या कहता है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश सरकार से आप अपने प्रकरण के विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक अंतिम सवाल। मैं मुख्यमंत्री जी से और जो हमारे सरकार में हैं यहाँ पे, और मैं यही कहना चाहूँगा थोड़ा सा पत्रकारों पर ध्यान दें, जो सही मायने में जो काम करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि उनके ही मामले उन तक पहुँचते हैं, सार्वजनिक होते हैं, और जो वाकई में दलाली कर रहे हैं, जो मीडिया कहते हैं बिकाऊ है, जो वाकई में बिक रहे हैं, उनकी बातें सार्वजनिक कभी नहीं हो पाती, उनकी कोई समस्या है ही नहीं, और वो समाज का कोई बीड़ा उठाना भी नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूं कोई ऐसी हेल्पलाइन जरूर जारी की जाए जिससे वाकई में मीडिया की मदद हो सके। जैसे वुमेन हेल्पलाइन 1090 112 में लोगों की मदद हो रही, लेकिन मीडिया की मदद कहां से हो पा रही? कहीं से भी मदद नहीं हो पा रही। मीडिया की हेल्पलाइन जरूर कोई जारी होनी चाहिए। अब वैसे तो देखा जाए कई पत्रकार सामाजिक संगठन भी हैं, तो आप संगठन से भी इन्वॉल्व हैं, मुझे मालूम है, कृपया बताएं। देखिए, संगठन हमारे आपसे मिलके ही बनते हैं, और जैसा कि संगठन में मैं जुड़ा हूं और पत्रकारों के संगठन में, और लेकिन कहने की बात होती है, कहे बहुत कुछ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मेन जो उनका पदाधिकारी होता है उन